अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं और अपने साथ होने वाले खौफनाक वाक़यात मेरे साथ शेयर करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये कहानी हमें भेजी है जुनैद साहब ने, जिनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। वो कहते हैं कि मेरा नाम जुनैद है और मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ। आज मैं आपको जो वाक़या बता रहा हूँ ये मेरे साथ कोई 2-3 साल पहले पेश आया था। ये बात उस वक़्त की है जब मैंने इंटर के एग्ज़ाम दिए थे और रिज़ल्ट आने का वेट कर रहा था। मेरे सब कज़न इस्लामाबाद में ही रहते थे, मगर एक फुप्पो और उनके बच्चे एबटाबाद में रहते थे। एक दिन मैं और मेरे 2 कज़न घर में बैठे बैठे मस्ती कर रहे थे कि हमें आइडिया आया कि हम कार में एबटाबाद चलते हैं और अपनी फुप्पो और कज़न्स को सरप्राइज़ देते हैं। हमने घर वालों से पूछा तो उन्होंने भी इजाज़त दे दी कि चलो हो आओ, अभी तो फ्री हो, बाद में जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी फिर टाइम नहीं मिलेगा। मेरे दोनों कज़न्स को भी उनके घर से इजाज़त मिल गई थी और 3 दिन बाद हम रात के वक़्त अपनी कार में एबटाबाद के लिए निकल गए। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हम पहली बार अकेले बाय रोड जा रहे थे। रोड बिल्कुल खाली था। हम काफ़ी स्पीड में थे। रात के तकरीबन 12:30 हो रहे थे कि हमें भूख लगना शुरू हो गई और हम कोई खाने की जगह ढूंढने लगे। कुछ दूर आगे जाकर हमें एक छोटा सा ढाबा नज़र आया। हमने कार रोकी और वहाँ से खाना खाया। खाना खाने के बाद हम वहाँ से निकल गए और एबटाबाद की तरफ बढ़ने लगे। हमने फ़ैसला किया था कि हम बारी बारी ड्राइव कर लेंगे तो किसी को भी थकावट नहीं होगी। जो कज़न कार चला रहा था उसने कहा कि बस अब मैं थक गया हूँ, तुम लोगों में से कोई कार ड्राइव करे। तो मेरा दूसरा कज़न जो बैक सीट पर बैठा हुआ था वो ड्राइविंग सीट पर आ गया और उसने कहा कि मैं ड्राइव करता हूँ, तुम पीछे जाकर आराम करो। और तकरीबन 2-2.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम एबटाबाद में इंटर हो गए। हमारे फुप्पो का घर एबटाबाद में काफ़ी अंदर की तरफ एक गांव में था, जहां जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता साफ़ था मगर वो बहुत ज़्यादा लंबा था और एक रास्ता जंगल और झाड़ियों के बीच में से होके जाता था, जहां का रास्ता काफ़ी ज़्यादा पथरीला था। और हमने उसी रास्ते से जाने का फ़ैसला किया और यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। हम फुप्पो के घर तक जाने वाले रास्ते पर थे। ये रोड जगह जगह से टूटा हुआ था। दोनों तरफ झाड़ियाँ और जंगल जैसा इलाका था। हम बहुत स्लो गाड़ी चला रहे थे कि कहीं कोई मसला ना हो जाए। मुझे उस रास्ते से रात के वक़्त बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था क्योंकि हमारी कार की हेडलाइट्स के अलावा कोई और लाइट नहीं थी। वो रोड बहुत तंग भी था। मैंने अपने कज़न्स को कहा कि अगर यहाँ कार ख़राब हो जाए तो क्या होगा। तो मेरे एक कज़न ने कहा कि ऐसी बातें मत करो यार, ये वैसे ही इतना खौफनाक रास्ता है, अल्लाह ना करे अगर कार रुक गई तो हम कहाँ जाएंगे। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि हमें रोड की एक तरफ एक बच्चा खड़ा नज़र आया जो हमें रुकने का इशारा कर रहा था। हमें बड़ी हैरानी हुई कि इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर यह बच्चा क्या कर रहा है। मेरे कज़न ने कहा कि गाड़ी मत रोकना, बस चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। मगर मैंने कहा कि यार बच्चा अकेला खड़ा है, रोक कर पूछ लेते हैं कि ये यहाँ अकेला क्यों खड़ा है। हमने उसके करीब जाकर कार रोकी और विंडो का शीशा नीचे कर मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इतनी रात का वक़्त, आगे पीछे जंगल है, तुम्हारे साथ कोई नहीं है क्या। तो उसने मुझसे कहा कि मेरा घर यहाँ से थोड़े फासले पर जंगल में है, मैं काम करके वापस आ रहा हूँ, आप मुझे वहाँ छोड़ दो। जो कज़न बैक सीट पर बैठा हुआ था वो मुसलसल मना कर रहा था कि रहने दो, बस अपना चलो। तो हम दोनों कज़न्स ने उसको कहा कि यार क्या हो गया है, एक मासूम बच्चा है, बिठा लेते हैं, छोड़ देंगे, हम इसी रास्ते पर तो जा रहे हैं। और ये कहकर मैंने उस बच्चे को कहा कि बेटा गाड़ी में बैठ जाओ, और वो बैक साइड पर मेरे कज़न के साथ आकर बैठ गया। उस बच्चे के कपड़े बहुत ज़्यादा मैले थे। ऐसा लग रहा था कि वो पूरा दिन मिट्टी में खेलता रहा है।
उसने हमसे पूछा कि आप लोग यहाँ कैसे आए हो। आज तक मैंने इस वक्त इस रास्ते पर किसी को आते जाते नहीं देखा। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग मिल गए और अब मेरी अम्मी भी बहुत खुश हो जाएंगी। इस पे मैंने कहा कि आपकी अम्मी हमारे आने पर क्यों खुश होंगी, मगर उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बैठा रहा। मेरा कज़न जो उस बच्चे के साथ बैठा हुआ था, उसने महसूस किया कि बच्चा मुंह ही मुंह में कुछ बोल रहा है और मुस्कुरा रहा है। उसने मुझे इशारा किया मगर मैं समझ नहीं सका। मैंने उस बच्चे से पूछा, आपका नाम क्या है, मगर उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और बस मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाता रहा। एक तो वो खौफनाक रास्ता और ऊपर से ये बच्चा। मेरा वो कज़न जो उस बच्चे के साथ बैठा हुआ था बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद उस बच्चे ने कहा कि रुक जाओ, मेरा घर आ गया है। मैंने आगे पीछे नज़र मारी मगर मुझे तो वहाँ अंधेरे और दरख्तों के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने पूछा कि कहाँ है तुम्हारा घर, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। तो उसने कहा जंगल के अंदर जाकर है मेरा घर। हम ये बात सुनकर एक दूसरे को देखने लग गए। वो गाड़ी से उतरा और हमें कहा कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मैं अकेला हूँ और हर तरफ अंधेरा है। हम तीनों ने फिर से एक दूसरे की तरफ देखा और इशारतन पूछा कि क्या करें। तो जो कज़न पीछे बैठा हुआ था उसने तो साफ साफ इनकार कर दिया, मगर मैं और जो कज़न ड्राइव कर रहा था हमने कहा कि तुम्हें गाड़ी में वेट करना है तो तुम कर लो, हम इसको छोड़ कर आते हैं। उसने कहा कि ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। इसके बाद हम गाड़ी से उतरे और उस बच्चे ने कहा कि मेरे पीछे आओ। हर तरफ बस अंधेरा और जंगल नज़र आ रहा था। उस जगह को देखकर अजीब सी वहशत हो रही थी। हम दोनों उसके पीछे जाने लगे तो कार में जो कज़न था उसने आवाज़ दी कि रुको, मैं भी आ रहा हूँ, कार लॉक करके। मुझे अकेले रहने में डर लग रहा है और वो भी हमारे साथ आ गया। अंधेरा काफ़ी था, हर तरफ बहुत खामोशी थी और पत्तों की सनसनाहट हमें खौफज़दा करने के लिए काफ़ी थी। हमने अपने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की क्योंकि बिना टॉर्च के हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मगर हमने नोट किया कि वो बच्चा बिना टॉर्च के ही हमसे आगे चल रहा था। मैंने उसको कहा कि बेटा आराम से, रोशनी में चलो, गिर जाओगे। मगर उसने कहा मैं नहीं गिरता, आप लोग अपना ख्याल रखो। वो बच्चा बहुत अजीब था और उसको देखकर हमें अजीब सी फीलिंग हो रही थी। काफ़ी अंदर जाने के बाद मैंने पूछा कि बेटा कहाँ है घर, काफ़ी अंदर तक आ गए हैं। तो उसने कहा कि बस थोड़ी देर और। मज़ीद 15 मिनट चलने के बाद हमें झोंपड़ी के जैसा एक घर नज़र आया। तो उस बच्चे ने कहा वो है मेरा घर। हमने उसको कहा कि अब आप जाओ, हम वापस जा रहे हैं। तो उस पर उसने कहा कि नहीं, आपको अंदर चलना होगा, मेरी अम्मी आप लोगों का इंतज़ार कर रही हैं। मैंने बड़ी हैरानी से पूछा क्या वो हमारा इंतज़ार कर रही हैं, मगर उनको तो हमारे आने का नहीं पता। तो उस पे उस बच्चे ने कहा मतलब आप लोगों को देखकर वो खुश हो जाएंगी, आपको अंदर जाना ही होगा। इस बार उसकी आवाज़ में एक सख्ती सी थी। हमें अब डर लगना शुरू हो गया था। हम तीनों ने एक दूसरे को कहा कि बस जल्दी से मिलकर निकल जाएंगे। उस झोंपड़ी के बाहर आकर उस बच्चे ने हमसे कहा कि आप यहीं इंतज़ार करो, मैं अम्मी को बताकर आता हूँ, और वो अंदर चला गया। मैंने आगे पीछे का जायज़ा लेना शुरू किया। उस घर के अलावा उस पूरे जंगल में और कोई घर नहीं था। जब वो बच्चा बाहर नहीं आया तो हमने अंदर झांक कर देखना चाहा कि आखिर वो बच्चा कहाँ गया। हम सब अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि आखिर इस वक्त हम यहाँ आ गए हैं। उस घर के बाहरी तरफ एक छोटी सी खिड़की थी। हमने उसमें से झांका तो जो मंज़र हमारी आंखों ने देखा उसे देखकर हम तीनों की जान हलक में आ गई। हम तीनों ने देखा कि वो बच्चा एक भयानक आवाज़ निकाल कर किसी को कह रहा है कि मैं उनको ले आया हूँ, तुम चाहो तो उन तीनों का खून पी सकती हो। हमें समझ आ गई थी कि वो कोई बच्चा नहीं था,
वो कोई और मखलूक थी। मेरा कज़न वहीं रोना शुरू हो गया। मैंने मज़ीद देखने की कोशिश की कि आखिर वो किससे बात कर रहा है, मगर वो जिससे बात कर रहा था वो हमें नज़र नहीं आ रहा था। मगर कुछ लम्हों बाद हमें उसका हाथ नज़र आया। वो हाथ इतना भयानक था कि जिसकी कोई हद नहीं। वो किसी इंसान का हाथ नहीं था। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें खून ही नहीं हो। और वो भयानक हाथ कोई इशारा कर रहा था, मगर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो इशारा ऐसा था कि जैसे हमें अंदर लेके आने का कह रहा है। हमने जब ये खौफनाक मंज़र देखा तो हमारी हालत ख़राब हो गई। हमें अपनी मौत अपने सामने नज़र आ रही थी। मगर मेरे कज़न ने कहा, भागो, बस भागो यहाँ से, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हम तीनों ने हिम्मत की और वहाँ से भागने लगे। हमें साफ साफ महसूस हो रहा था कि कोई हमारे पीछे आ रहा है। हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, मगर हम रुके नहीं, बस भागते रहे। हमारे पीछे से किसी की चीखों की हौलनाक आवाज़ें आ रही थीं, जिन्हें सुन के हमारी तबीयत मज़ीद ख़राब हो रही थी। अभी हम भाग ही रहे थे कि हमने देखा कि वही बच्चा हमारे सामने खड़ा है। उसे देखकर हम तीनों की चीख निकल आई और हम वहीं रुक गए। इस बार उसने उसी बच्चे की आवाज़ निकाल कर कहा, अरे आप लोग भाग क्यों रहे हैं? अम्मी आपको बुला रही हैं, उनको मिलना है आपसे। हम तीनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हमने उसको कहा कि माफ़ कर दो, हमें जाने दो। हम मुसलसल रो रहे थे। हमारे ये कहने पर वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू हो गया और हंसते हंसते उसकी आवाज़ वैसे ही भयानक हो गई जैसी आवाज़ में वो उस मखलूक से बात कर रहा था। उसको देखकर मेरा एक कज़न खौफ से बेहोश हो गया। हम दोनों ने जब अपने कज़न को देखा तो हम वहीं चीखें मारने लग गए। वो बच्चा हमें देखकर हंसे जा रहा था और पीछे जंगल से खौफनाक चीखों की आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। वो बच्चा हमारी तरफ बढ़ने लगा कि पता नहीं हमारी कौन सी नेकी हमारे काम आ गई और मेरी ज़बान से ख़ुद ब खुद आयतल कुर्सी का विर्द जारी हो गया। मेरे कज़न ने भी मुझे देखकर आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। ये सुनकर वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू हो गया। वो चीखने की आवाज़ इस कदर भयानक थी कि जैसे कोई हमारे कानों में सुइयां मार रहा हो। मगर हम ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ते रहे और एकदम वो बच्चा हमारी आंखों के सामने से गायब हो गया। हमने जल्दी से अपने कज़न को उठाया और आयतल कुर्सी का विर्द करते करते गाड़ी तक पहुँचे। कज़न को होश नहीं आया था। हमने उसको बैक सीट पर लेटाया और जल्दी से कार स्टार्ट की और वहाँ से निकले। हम जितना तेज़ चला सकते थे कार चलाई और आखिरकार डरी सहमी हालत में हम फुप्पो के घर पहुँचे। फुप्पो और बाकी घर वाले हमारी ये हालत देखकर बहुत परेशान हो गए थे। कुछ देर बाद कज़न को होश आया तो वो होश में आते ही चीखना शुरू हो गया। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। हमने उसको कंट्रोल किया और बताया कि हम ठीक हैं, अल्लाह पाक ने करम किया है। हमने जब सारा वाक़या फुप्पो लोगों को बताया तो उन्होंने कहा कि जहाँ से गुज़र के तुम लोग आए हो वो बहुत वीरान इलाका है, आगे पीछे जंगल और झाड़ियाँ हैं। यहाँ के लोग रात के टाइम कभी भी उस रास्ते से नहीं गुज़रते हैं। अगर कभी गुज़र भी जाएं तो उनको कोई भी रोकने की कोशिश करे तो वो रुकते नहीं हैं। तुम लोग शुक्र करो अल्लाह पाक का कि तुम लोग खैर खैरियत से आ गए, वरना वहाँ पता नहीं कौन कौन सी मखलूक का बसेरा है जो न जाने किस हद तक जा सकती हैं। उसके बाद हमने 2 हफ्ते फुप्पो के घर ही गुजारे और वापस आ गए। वापस आकर हमने घर वालों को भी सब बताया और सब ने यही कहा कि अल्लाह पाक की ज़ात बेशक बहुत रहीम है, बहुत रहमान है। अल्लाह पाक ने तुम लोगों पर रहम किया है और तुम लोग खैर खैरियत से वापस आ गए हो। आज इतना वक्त गुजरने के बाद भी जब भी हम तीनों कज़न आपस में बैठते हैं और उस सफ़र के बारे में याद करते हैं तो हम खौफज़दा हो जाते हैं और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारी जान बचाई। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको जुनैद साहब के साथ होने वाला ये पुरअसरार वाक़या बहुत ज़्यादा खौफज़दा लगा होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा
और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कोई पुरस्कार वाक़या हुआ है तो हमें अपनी कहानी भेजें, हम उसको ज़रूर अपनी वीडियो में शामिल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पुरस्कार कहानी, एक नए खौफनाक किस्से के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।